वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सूर्य कुमार यादव और आज हम लोग नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट केस बेस्ड स्टडीज है उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो अगर आपने पूरे सीरीज को देखा होगा तो हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, आज डायरेक्टिंग पर आ चुके हैं। तो अपने आप में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो यहां से लगभग आपको देखने को मिलेगा 7 से 10 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से आपको पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली कैसे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू। एक आता है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, जैसे मान लो कि कोई चीज दिया हुआ है, अगर मान लो कि आप कहीं ऑर्गेनाइजिंग लिख रहे हो या फिर कंट्रोलिंग के बारे में लिख रहे हो, तो कंट्रोलिंग को आप कनेक्ट कर सकते हो किससे, डायरेक्टिंग के थ्रू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि टीचर कभी भी अगर चेक करेगा तो आपको वो ये जाने भाई लड़का पढ़ा हुआ, ये लड़की पढ़ेगी, नहीं तो ऐसे नहीं कि ये अंधाधुन कैसे कैसे लिखने की कोशिश कर रही है। तो आपको उसी तरीके से मार्क्स भी दिया जाएगा। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है कि आप सारे चैप्टर्स को कनेक्ट करके पढ़ो, उससे समझना भी आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिल रहा है ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस। क्या बोला गया, ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस टू कम्युनिकेशन लाइक अ पुअर टेलीफोनिक या टेलीफोन कनेक्शंस या इनअटेंटिव रिसीवर आर टर्म्ड एज। मतलब क्या है, मान लो कि एक जो बंदा है उसके दूसरे के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, दोनों क्या है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा है। अब इन दोनों में मान लो कि इसने फोन किया भाई, अब इसको सही तरीके से आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है कि नहीं। हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इन लोग दोनों में कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या फिर हिंड्रेंस, मतलब कहीं ना कहीं उसको वो बातें सुनाई नहीं दे रही जो वो सामने वाला बंदा ए बंदे जो है वो दूसरे बंदे को एक तरीके से बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो इनअटेंटिव रिसीवर, या हो सकता है कि ये रिसीवर जो है, जो रिसीव कर रहा है वो इनअटेंटिव है, वो ध्यान नहीं दे रहा है उनकी बातों को। तो इसको हम लोग कौन से कम्युनिकेशन बोलेंगे, तो यहां पर आपको बोला जा सकता है, यहां पर क्या टर्म्ड एज नॉइस। यहां पर मीडिया हो सकता है क्या, क्यों नहीं होगा मीडिया भाई, मीडिया का मतलब क्या होता है कि टेलीविजन के थ्रू देख रहे हो, न्यूज़पेपर के थ्रू। उसके बाद मैसेज आपको पता है, जैसे व्हाट्सएप मैसेज है, एसएमएस वगैरह, वो सब फीडबैक अलग तरीके का है। ठीक है, ये सबसे लास्ट पॉइंट आता है जो कम्युनिकेशन में। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नॉइज जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि उसको सही से सुनाई नहीं दे रहा है, या आपकी बातों को वो सही तरीके से सुन नहीं पा रहा है, या वो सुनना भी नहीं चाह रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। व्हाइल अदर फंक्शंस प्रिपेयर अ सेटिंग फॉर एक्शन। देखो जितने भी सारे फंक्शंस हैं, चाहे प्लानिंग हो जाए, ऑर्गेनाइजिंग हो जाए, स्टाफिंग हो जाए, डायरेक्टिंग हो जाए, कंट्रोलिंग, इसमें से ये 3 फंक्शन जो है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, वो प्लान को एक्शन में बदलने के बारे में सोचा जाता है कि नहीं। यहां तक जो है वो चीजें, प्लान हमने करा भाई, शुरुआत में हमने प्लान खाका तैयार करा, फिर हमने ऑर्गेनाइज करा कितने लोगों की जरूरत है, मतलब वहीं से एक तरीके से हमारा एक्शन प्लान स्टार्ट होता है। फिर हमने स्टाफिंग करी, मतलब स्टाफिंग करने का मतलब कि हमने कौन कौन से लोगों को रखना है एक्चुअल में। उसको डायरेक्टिंग में क्या आता है, डायरेक्टिंग में क्या है कि दैट्स इज अ फंक्शन दैट इनिशिएट एक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां से क्या हो रहा है, एक्चुअल में डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आपको कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। देख रहे हो, तो इन तीनों में डायरेक्शन तो दिया जा रहा है, लेकिन पूरे अच्छे तरीके से जो डायरेक्शन है वो डायरेक्टिंग के थ्रू दिया जा रहा है। या फिर बोला जाए एक्शन जो एक्चुअल में इनिशिएट हो रहा है, एक्चुअल में एक्शन जो इनिशिएट हो रहा है वो कहां से हो रहा है भाई, यहां सेटिंग, ये तीनों क्या है, सेटिंग द एक्शन। ठीक है, सेटिंग द एक्शन प्लान। ठीक है, सेटिंग द एक्शन प्लान। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है भाई, एक्चुअल में जो फंक्शन होता है या एक्शन जो होता है वो इनिशिएट होता है, क्या आप डायरेक्शन देना शुरू करते हो, क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, वो राइट आंसर है। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर सुरेश प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ क्रिएटिव कॉन्सेप्ट एक कंपनी है, उसका क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर है,
डिस्कस विथ हिज स्टाफ अबाउट अ न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर, कि कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर आया भाई, वो एक तरीके से वो मैनेजर जो है उसने अदर जो स्टाफ मेंबर है उनके साथ क्या करा, कम्युनिकेशन करा भाई, है ना, कम्युनिकेशन करा, ठीक है। ऑल स्टाफ मेंबर्स यूनानिमसली अग्री दैट दे विल वर्क टुगेदर टू डू ओवर टाइम टू कंप्लीट द ऑर्डर एंड मीट द डेडलाइन, ठीक है। तो मतलब क्या, स्टाफ जो है और वो दोनों साथ में मिलकर आए भाई और उन्होंने काम करना शुरू करा। तो यहां पर कौन सा लीडरशिप स्टाइल है, मिस्टर सुरेश का, ठीक है। यूनानिमसली एग्री हुआ भाई, और एक तरीके से दे ऑल विल वर्क टुगेदर टू डू ओवर टाइम टू कंप्लीट द ऑर्डर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब साथ में मिलकर ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, सबको साथ में मिलकर क्या, क्यों होगा ऑटोक्रेटिक, कहां, अच्छा दे रखा है, क्यों होगा ऑटोक्रेटिक, वही तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों होगा ऑटोक्रेटिक। यहां पर समझो ना कि मिस्टर प्रोडक्शन मैनेजर है भाई, डिस्कस विद हिज स्टाफ अबाउट अ न्यू, डिस्कस किया उसने कि भाई नया ऑर्डर आया, ठीक है, और उसने बोला ऑल द स्टाफ मेंबर यूनानिमसली अग्री, सब अग्री हो गए, ठीक है, कि दे ऑल विल वर्क टुगेदर टू डू ओवर टाइम टू कंप्लीट द ऑर्डर टू मीट द डेडलाइन। सब लोगों ने साथ में काम किया ना। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ गलत आंसर। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है, ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि एक ही बंदा बोल रहा है, सारे लोग बस सुन रहे हैं, लेकिन उसने डिस्कस करा ना, डिस्कस विद अबाउट अवर न्यू प्लान्स एंड ऑल द स्टाफ यूनानिमसली अग्री, सब लोगों ने अग्री किया, समझ रहे हो। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक। सबसे पूछा गया ना, तो अगर वो लोग अग्री नहीं करते और जबरदस्ती अगर ये बोल रहा होता कि आपको करना ही पड़ेगा भाई ओवर टाइम करके, तब वो ऑटोक्रेटिक होता। क्या होता वो, या ऑटोक्रेटिक बोलो या फिर अथॉरिटेटिव बोल लो, कि अथॉरिटी दे रहा है और वही काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। और ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है कि भाई अपना एक जो बंदा है वो जबरदस्ती काम नहीं करा रहा है, बस चीजों को एनालाइज करके, और अथॉरिटेटिव में बस करना है तो करना है, ठीक है। तो ये बात आप समझ के चल सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखा जाए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ मैस्लो थ्योरी। मैस्लो थ्योरी के इसमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है, ठीक है। मैस्लो थ्योरी हमने पढ़ा है भाई। मैस्लो थ्योरी क्या होता है, उसके बहुत नीड है हियरार्की के, कि पहले साइकोलॉजिकल नीड्स होता है, फिर उसका आपने देखा है ना कितने नीड्स होते हैं, बताओ भाई, हैं 5 नीड्स होते हैं ना, जहां पर एक तरीके से अलग अलग स्टेज पर अलग अलग नीड्स काम करते हैं। सबसे ऊपर क्या आता है, सेल्फ स्टीम, सबसे लास्ट क्या आता है, 5 थे, बताओ, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से जो उसको खाना वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा, उसके बाद वो सोचेगा सैलरी वगैरह, उसके बाद उसके दोस्त उसको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, क्या सोसाइटी में इज्जत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद एक्चुअल में क्या आएगा, लास्ट में साइकोलॉजिकल नीड्स, कि अपने फील्ड में सबसे उच्चतम स्थान पर कैसे पहुंचा जाए, वो उसके बारे में सोचेगा। कि शुरुआत में सोचेगा नहीं ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन, मैंने पांचों बताया भाई अभी। पीपल्स बिहेवियर इज नॉट बेस्ड ऑन देयर नीड्स, क्या पीपल का बिहेवियर उसके नीड्स पर आधारित नहीं रहता है, तो राइट है या रॉन्ग है, बताओ भाई। एक बात बताओ, कोई भी इंसान है वो उसका बिहेवियर पर ही तो डिपेंड करता है ना भाई, कि उसकी नीड्स क्या है, ठीक है। और उसके बिहेवियर से क्या निकल के आता है, नीड निकल के आता है। दूसरा, सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, बिल्कुल ये कर सकता है, तो ये एजम्पशंस है। अ सेटिस्फाइड नीड कैन बी नो लॉन्गर मोटिवेटेड अ पर्सन, ओनली अ नेक्स्ट हायर कैन बी मोटिवेटेड, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो एक पद पर है कोई इंसान, वो उसको जब तक कोई नया टारगेट नहीं मिलेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, तब तक वो मोटिवेटेड नहीं होगा। मतलब मान लो कोई व्यक्ति सोच रहा है कि यार उसको कुछ भी दे दिया जा रहा है, वो सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है कि वो एक राशनल नहीं, इरेशनल है। रैशनल मतलब क्या होता है कि एक तरीके से उसको फर्क पड़ता हो चीजों से, लेकिन उसको फर्क पड़ ही नहीं रहा है। अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड सेटिस्फाइड, बिल्कुल सही बात। जब तक ये नीड सेटिस्फाई नहीं होगा, जब तक कपड़ा मकान घर नहीं मिलेगा, तब तक वो अपनी इज्जत के बारे में सोचेगा क्या, समाज में मेरे को इज्जत बना के चलना है समाज में, वो क्यों सोचेगा जब तक उसको खाना ही नहीं मिल पा रहा है सही से,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन, कौन सा एजम्पशन नहीं है, पहला, कि नॉट बेस्ड, ये गलत है, बेस्ड होता है नीड्स पर, जरूरत। अब सोचो कि तुम्हारा जो नीड है उसी के हिसाब से तो तुम बिहेवियर करोगे, कि कुछ आगे चलोगे, नहीं चलोगे, कब तक चलोगे, फिर कुछ हद तक चलोगे, उसके बाद फिर आप गिर जाओगे भाई। ठीक है, तो ये बात समझ के चलना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आशुतोष वर्क्स एज एन मैनेजर इन अ कुबेर लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी कुबेर लिमिटेड, बिसाइड द सैलरी ऑफ द कंपनी ऑफर्स हिम अ बेनिफिट सच एज फ्री हाउसिंग। तो भाई आशुतोष को क्या मिल रहा है, बताओ, उसको सैलरी के साथ साथ क्या मिल रहा है भाई, हाँ, फ्री हाउस मिल रहा है, मेडिकल एड मिल रहा है, एजुकेशन टू द चिल्ड्रन मिल रहा है, जो व्यवस्था सबको खास करके दिया जाता है। ठीक है, अगर दिया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि जैसे सरकारी अगर कोई ऑफिसर्स है उनको ये सब सारी फैसिलिटी मिलते हैं, बहुत सारे प्राइवेट भी होते हैं जिनको वो व्यवस्था मिलता है भाई कि बच्चों का एजुकेशन, मेडिकल, हाउसिंग, ये सब मिलता है। तो दैट इज द इंसेंटिव ऑफर टू हिम। कौन सा इंसेंटिव है भाई, जॉब इनरिचमेंट, को पार्टनरशिप, पे एंड अलाउंस, बताओ, पे एंड अलाउंस, पे एंड अलाउंस तो सैलरी हो गया, पे एंड अलाउंस तो क्या हो गया, सैलरी हो गया, प्री प्री सैलरी के साथ जो, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं। अभी आंसर नहीं लिखे तुम, क्या बोलेंगे, परक्विजिट्स। ठीक है, जब एक तरीके से आपको सैलरी के साथ साथ बहुत सारे और भी फैसिलिटी प्रोवाइडेड होते हैं। ठीक है, याद रखना। अब ये सब वर्ड अब याद नहीं रखोगे तो फिर कौन याद रखेगा, है कि नहीं। अब देखो, मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है नहीं, क्यों भाई, मोटिवेशन क्यों नहीं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अब किसी नजर से ना देख लेता है वहां से, नहीं सीधे क्यों देखना है, अब जहां देखो ना नीचे तक ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। वो तो मैंने तुम्हें कन्वीनियंट के लिए कि अब मैं एक बार पीपीटी बनाता हूँ, फिर दोबारा पीपीटी में आंसर डालूंगा, गड़बड़ा जाएगी, और लास्ट में डालेंगे तब भी तरीके, ऐसे क्या होगा कि कभी भी रिवाइज करोगे तो वो फटाफट रिवाइज होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया, इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशंस, परसेप्शंस एंड रिएक्शन। बिल्कुल अलग अलग तरीके का सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। क्या सभी इंसान का परसेप्शन एक ही जैसा होता है, नहीं ना, यही तो दिक्कत है। क्वेश्चन आएंगे फिर बोलोगे सर सिलेबस में है भी या नहीं है, कहाँ, तो हेट्रोजीनियस वर्ड थोड़ा पढ़ोगे, ये हेट्रोजीनियस का मतलब क्या, मिक्स्ड, सिंपल सी बात। आप कोई वर्ड आ गया तो भाई आपको समझना तो पड़ेगा ना, मतलब अलग अलग तरीके का बिहेवियर, ठीक है, अलग अलग एक्सपेक्टेशन रहता है। तो इंडिविजुअल और हेट्रोजीनियस तो क्या होगा भाई, बताओ, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है, और हर एक इंसान का मोटिवेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। तुम मोटिवेशन कुछ अलग तरीके से हो सकते हो, तुम मोटिवेशन अलग तरीके से हो सकते हो, एक ही जैसा सबको मोटिवेशन देंगे तो सब एक ही जैसा मोटिवेशन होगा क्या, नहीं ना। तो ये बात समझ के चलना है। वो बोल रहे हो सर ये सब वर्ड नहीं पढ़े, भाई कहाँ देखे हो तुम लोग, अभी जब क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा ना तब पता चलेगा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए जाते हैं मंडे से। आगे अगर देखा जाए स्टेटमेंट 1 में देखो क्या है, को पार्टनरशिप इंड्यूस्ड या इंड्यूसेस द एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बता भाई पहला क्या होगा, राइट होगा या रॉन्ग होगा, बताओ, क्यों क्यों करेगा, बताओ। को पार्टनरशिप का मतलब क्या है, अगर दो लोग साथ में मिलकर कोई पार्टनरशिप या एम्प्लॉय साथ में मिलकर आ रहा है पार्टनरशिप, तो क्या वो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देगा, बिल्कुल देगा, पता ही होगा कि कंपनी कैसे वर्क करती है। नहीं ऐसा नहीं बोल सकते ना, ऐसा हम लोग बोलेंगे वो तो सही है, स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसको कैसे समझेंगे कि भाई अगर कोई काम को दोनों एम्प्लॉय साथ में मिलकर काम कर रहा है, वो इच्छा जता रहा है, तो अच्छी बात है ना, वो कंपनी के ग्रोथ के लिए, समझ लो। उसको देखो स्टेटमेंट 2 में क्या देखने को मिलेगा, अंडर अ को पार्टनरशिप सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज इज इंक्रीज्ड। ये कहाँ होता है, सैलरी इंक्रीज हो जाएगा क्या, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो दोनों का सैलरी बढ़ा देंगे, नहीं ऐसा तो नहीं होता। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब स्टेटमेंट 1 हमारा राइट है, 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे अगर देखो नेक्स्ट असर्शन और रीजन से देखो, असर्शन और रीजन में पहले असर्शन देखो फिर रीजन देखते हैं। असर्शन क्या है, मोटिवेशन इज द टेक्निक यूज्ड टू मोटिवेट अ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यस या राइट या रॉन्ग है, बताओ, राइट है। तो राइट है इसका मतलब क्या है भाई कि हमारा असर्शन राइट है। नेगेटिव मोटिवेशन प्रोवाइड अ रिवॉर्ड लाइक अ इंक्रीज इन अ पे, प्रमोशन, रिकॉग्निशन एटसेट्रा। तो क्या होता है भाई, नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब
कि मैं तुम्हें उल्टा पुल्टा काम करने के लिए, नेगेटिव मोटिवेशन तेरा। मैंने बोला पढ़ने लिखने में क्या जा रहा है, छोड़ दो ना, पास हो जाओ ना, ये नेगेटिव मोटिवेशन है ना। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है, तुम्हें मेहनत करना है, ऐसे प्लान बनाना है, ऐसे ये करना है। तो नेगेटिव मोटिवेशन से ये है नहीं, ये तो सब पॉजिटिव है ना, इंक्रीज इन पे, प्रमोशन, रिकॉग्निशन मिलेगा, ये पॉजिटिव। तो ये हमारा रॉन्ग है कि नहीं? वो सब सारा क्या, इंक्रीज इन पे। अगर बोलेंगे डिक्रीज इन पे, हमने बोला भाई अगर काम नहीं करोगे, हम ये नहीं बोल रहे कि काम अगर अच्छा करोगे, हमने ये बोला कि अगर एक है कि एक बंदा, एक मैनेजर है, वो ये बोल रहा है कि यार तुम ना एम्प्लॉय लोगों को कि तुम अच्छा काम करोगे, तुम्हारा सैलरी को इंक्रीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा, बोल रहा है अगर अच्छा नहीं करेगा तो डिक्रीज कर देंगे। लेकिन उसको ये भी तो बोलना चाहिए, अगर अच्छा करोगे तो इंक्रीज कर देंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज है जो कि आप समझ के चल सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ए तो हमारा ट्रू है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर। 8वां नंबर क्वेश्चन। 9th देखो थोड़ा सा, 9th में क्या है भाई, देखो 9th में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? फीचर, इट शोज द एबिलिटी टू एन, हाँ ठीक है, ये है भाई, एक लीडर के अंदर ये होना चाहिए ना कि वो अपनी बातों से एक तरीके से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, ये तो क्वालिटी है लीडर का, फीचर भी है। बी, इट लीड्स टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, सही है, सिंपल सी बात है। अगर अपने लीडरशिप स्टाइल से या फिर लीडरशिप स्टाइल नहीं, क्योंकि लीडरशिप स्टाइल अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन अगर लीडरशिप से अगर वो अचीवमेंट कर पा रहा है, और इसीलिए तो उसको लीडरशिप बोलेंगे। नहीं तो अगर कोई काम कर रहा है या लीडिंग कर रहा है फ्रंट ऑफ द, अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फ्रंट से, और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लीडरशिप का गुण नहीं है। लेकिन अगर अचीवमेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक तरीके से क्या है भाई, फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इज वन टाइम प्रोसेस, बिल्कुल नहीं। लीडरशिप ऐसा नहीं है कि एक बार तुमने अपनी लीडरशिप दिखा दी एक प्रोजेक्ट को लेकर, उसके बाद आप छोड़ दिए। वो तो बार बार आपको अपनी क्वालिटी दिखानी पड़ेगी ना, तभी तो एक तरीके से वो पूरा जो है प्रोसेस चल पाएगा। इट लीड्स टू अ डिजायर चेंज इन, हाँ बिल्कुल ये राइट है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर होगा। आई बात समझ में? इसको ऐसे भी जनरल पर्सपेक्टिव से भी आप समझ सकते थे। क्लियर? देखो भाई आगे आगे देखो 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या बोला गया, पढ़ो। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यू, फैक्ट्स, फीलिंग बिटवीन अमंग पीपल्स इन द टू क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। क्या होगा, बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सब सारे क्या है भाई, ये पर आपको देखने मिलेगा प्रोसेस है। सुपरविजन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, ये सब एलिमेंट है डायरेक्शन के, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या बात किया कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आप आइडिया को एक्सचेंज करो, अपने व्यू का आइडिया करो, मतलब कम्युनिकेट कर रहे हो ना सामने से, ठीक है। अगर कोई लीडरशिप मोटिवेशन दे रहा है तो मोटिवेशन हो गया। अगर लीडर्स अपने लीडरशिप स्टाइल को जनरेट कर रहा है या फिर बताने की कोशिश कर रहा है अपने लीडरशिप स्टाइल के थ्रू, लीडरशिप हो गया। सुपरविजन अगर देख रेख करके चल रहा है कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, सुपरविजन हो गया। देख रहे हो, ये सब सारे किसके पार्ट है भाई, ये सब सारे किसके पार्ट है, डायरेक्शन के, ठीक है, ये डायरेक्टिंग के पार्ट है। तो याद रखना, क्या डायरेक्टिंग भूल गए क्या? हाँ, तो ये डायरेक्टिंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं भाई, उसमें कंफ्यूजन होता है फिर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, सुमन वर्क्स एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इन द एक्सपोर्ट हाउस, ठीक है। whenever the workload is high, अगर वर्कलोड हाई होगा, is able to convince her team to explain to them the purpose, providing a training and motivate them, सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक लीडर के तौर पर कौन, सुमन, with an additional reward, और उसको साथ साथ रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है, so as able to win the whole hearted cooperation, मतलब कॉपरेशन के साथ चलना चाह रही है। इसका मतलब सुपरविजन तो है नहीं, मोटिवेशन में भी हो सकता है, लीडरशिप में भी हो सकता है, कम्युनिकेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कैसे समझना है हमें भाई, whenever the workload is high, अगर वर्कलोड हाई होता है, she is able to क्या है, convince her team by leadership, not by motivation, क्योंकि मोटिवेशन से आप सब चीज काम नहीं कर सकते, आप लीडरशिप से काम करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, लीडरशिप इज द राइट आंसर। समझे क्यों? यहाँ पर अगर मोटिवेशन और मार देंगे, यहाँ पर क्यों भाई, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, ये मोटिवेटिंग कर रहा है, मतलब क्या है, ये सब सारे पार्ट, प्रोवाइडिंग अ ट्रेनिंग, मोटिवेशन, इट इज द पार्ट ऑफ लीडर्स। अगर सिर्फ ये बोल कि कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, उसके लिए एक सुमन ने मोटिवेशन दिया, वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग तरीका अपना,
तो वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, लीडरशिप, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिविजुअल पर्सन है जो मैनेजर के रूप में वो काम कर रहा है। राधिका रन्स अ कन्फेक्शनरी इन द लोकल मार्केट, एंड कन्फेक्शनरी का कौन दुकान होता है ना, क्या बोलते हैं कन्फेक्शनरी है? देखो अंग्रेजी पढ़ रहे हो, कन्फेक्शनरी नहीं समझते हो है? कन्फेक्शनरी शॉप्स नहीं होते हैं, किराने की दुकान बोलते हैं। कल थोड़ा सा सर्च करके आना, फिर वही बात, हर चीज तो मैं ही बता दूं फिर तुम लोग करोगे क्या अभी तक? अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने एक बार पूछा था कुछ, क्या पूछा था? अरे उसका नहीं किस कंटिंजेंट का मतलब भूल गए, आज तक फिर भूल गए वो दोनों, यही दिक्कत है। तो एक दुकान पे चल दुकान मान लो, ठीक है, मिठाई केक वगैरह जहाँ रहता है ना वो सब सारी चीजें, जनरली उसमें मीठे सामान रहता है, मिठाई भी नहीं बोलेंगे, जनरली केक वगैरह का जो बेकरी जो उसमें बेकरी का सामान रहता है, केक वगैरह जहाँ बनता है उसको कन्फेक्शनरी बोलते हैं, ठीक है। ये लोग सोच रहे हो कॉपी किताब का दुकान। In order to make the workers work in the confectionery work optimally, C on the one hand provides them the overtime wages भी दे रही थी वो, ठीक है, और एक तरीके से and on the other hand impose a penalty if required by deducting the wages. Identify, इसमें कौन सा मोटिवेशन होगा भाई बताओ, क्या बोला गया? अगर C is on the one hand provide them overtime, अगर ओवरटाइम कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? अधिक सैलरी भी मिल रहा है, और अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उसका हम सैलरी को भी एक तरीके से डिडक्ट कर रहे हैं, जिस दिन नहीं आ रहे काम उस दिन डिडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, कौन से फीचर्स ऑफ मोटिवेशन यहाँ पर एक तरीके से इनबिल्ट। तो क्या मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग? बताओ भाई, ऑप्शन होगा ये बताओ यहाँ पर क्या है, बताओ भाई, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ, ये नहीं होगा, इंटरनल फीलिंग, दोनों होता है भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। मोटिवेशन प्रोड्यूस अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, इसके बजाय की बात ही नहीं किया गया। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये भी नहीं बात किया गया। मोटिवेशन कैन आइदर बी, क्यों? क्योंकि पैसा काटने के बारे में बात किया, तो नेगेटिव मोटिवेशन अभी बताया मैंने। और अगर आपको पैसा बढ़ाना, मतलब आप ओवर टाइम करोगे ज्यादा पैसा मिलेगा, इसका मतलब वो क्या है? पॉजिटिव। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। आई बात समझ में? तो बारीकियों को समझो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ऐसे नहीं कि हवाबाजी में कुछ भी हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब सैंपल पेपर कराऊंगा, हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चंस कराऊंगा, तब आप लोगों को अभी समझ में आएगा भी ढंग से कि कहाँ दूध में कितने पानी में है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस मतलब प्रोसेस ऑफ क्या है? मोटिवेशन। इसमें कौन से स्टेप्स जो है वो इवॉल्व करते हैं या फिर कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं? पहला, टेंशन तो शुरुआत में आएगा ही नहीं, ठीक है, टेंशन शुरुआत में आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो बी में क्या होगा? अनसेटिस्फाइड नीड्स, हाँ, इसके बाद टेंशन आएगा। जैसे मान लो टेंशन कब होता है? जब हमने कुछ सोचा, मान लो मेरी बेटी का शादी करना है, मेरे पास पैसा नहीं, तो मेरे पास क्या है? मेरा नीड जो है वो एक तरीके से अनसेटिस्फाइड है, मेरे को क्या हो गया? टेंशन हो गया, टेंशन हो गया। टेंशन फिर ड्राइव करेगा भाई, फिर सर्च करेगा बिहेवियर, फिर सेटिस्फाई करेगा बिहेवियर, फिर रिड्यूस करेगा टेंशन। तो हमारा क्या होगा आंसर? सर्च तो होगा ही नहीं, डिराइव भी नहीं होगा, क्योंकि डिराइव होने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं कोई टेंशन होना जरूरी चाहिए होता है। तो टेंशन पहले आएगा, डिराइव के बाद टेंशन आया भाई, अब हम उसके हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है। तो कैजुअल भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि बुकिश लैंग्वेज वाला ही दे दिया, कैजुअल भी पूछा जा सकता है कि आप मोटिवेशन कैसे होते हो। तो मोटिवेशन पहले भाई आपका नीड जो आपने सोचा था, मान लो मोटिवेशन कब आता है? मोटिवेशन का प्रोसेस है, मान लो एग्जाम में तुम लोग सही नंबर नहीं लाए, तो मतलब तुमने जो सोचा था वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्या हुआ तुम्हें? टेंशन, टेंशन हो गया जब तुम लोग लेते नहीं हो। फिर उसके बाद वो टेंशन ड्राइव कर रहा है, अगर जो सच में बंदा होगा वो टेंशन को क्या होगा? ड्राइव करेगा कि क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए। तो वो अब सर्च करने लगेगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर वो सेटिस्फाई करेगा, अलग अलग बोलेगा चलो भाई हो गया, अब मैं अपने नेक्स्ट लक्ष्य में जो होगा सीयूईटी में अच्छा नंबर लाऊं, और उसे कॉलेज सही से प्राप्त करेंगे, क्योंकि वहां पर सीयूईटी के नंबर ही एक तरीके से ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, क्योंकि उसी के आधार पर एडमिशन होता है शुरुआती स्थिति में,
ठीक है। तो अगर वहां पर भाई हमने अच्छा चलो एग्जाम खराब चला गया लेकिन सीयूटी में ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या आपने सेटिस्फाई कर लिया अपने बिहेवियर को, ठीक है। उसके बाद आपका टेंशन कम होगा। तो कभी भी टेंशन कब कम होगा जब आप एक तरीके से उसके लिए काम करेंगे। अगर आप बैठे रहेंगे तो जीवन भर टेंशन ही आए रहोगे, ठीक है। ये देखो अब यहां पर देखो, हाँ ये वाला आया जो कि हम बता रहे थे, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, बिलोंगिंग नीड्स, स्टीम नीड्स, ये सब सारे किसके पार्ट है भाई, किसके पार्ट है बताओ? मास्लो नीड ऑफ हिरार्की। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक ना एक सवाल बार बार आता है, मास्लो नीड्स ऑफ हिरार्की, इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला भाई, यसिका रिसीव्ड अ स्पेशल गोल्ड कॉइन फ्रॉम हर स्कूल मैनेजमेंट फॉर एक्सेप्शनली गुड बोर्ड रिजल्ट ऑन हर स्टूडेंट्स इन हर सब्जेक्ट, ठीक है। जितने भी उन्होंने बच्चे ने एग्जाम दिया था उसमें से उसको सबसे ज्यादा मार्क्स आए, जिसकी वजह से उसको क्या मिला, गोल्ड कॉइन मिला, कहां से, स्कूल की तरफ से। आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ यासिका बीइंग फुलफिल्ड एज पर, तो कौन सा नीड्स, इज्जत, समाज में इज्जत मिला ना भाई उसको, पैसे की काम मिला, गोल्ड कॉइन मिला, अब ये तो नहीं कि गोल्ड ही होगा वो, उसको इज्जत मिला ना भाई, स्टीम है ना, उसका समाज में कितना इज्जत बढ़ गया। तो ये इज्जत इन द सेंस कि उसको एक समाज में रिकॉग्निशन मिला, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं स्टीम नीड्स, हाँ या ना, ठीक है। स्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तो होगा ही नहीं, बेसिक नीड्स तो वैसे भी नहीं होगा, बिलोंगिंग तो है नहीं, ठीक है। बिलोंगिंग नीड्स कब आता है, जब आपके दोस्त यारी एक तरीके से आपको जानने पहचानने लग रहे हैं, तो बिलोंगिंगनेस मतलब आप सोसाइटी में आपको जान रहे पहचान रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है जो समझ के चलना है। आगे देखो भाई 15th देखो, ड्यूरिंग द ईयर 2018 जो हल्लावाला लिमिटेड, ठीक है, हल्लावाला लिमिटेड मेड अ सरप्लस प्रॉफिट ड्यू टू ग्रोइंग द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एज अ रिजल्ट ऑफ सिंसियरिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज ने बहुत सिंसियरली काम करा और एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रॉफिट भी ग्रो करा, सरप्लस प्रॉफिट। In order to give due recognition to his employees and motivate them to continue with a good work, the company decided to give a certain percent of profit. ये उसी जज्बे से उसी तरीके से काम करते रहे, इसीलिए कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि हम अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉइज में बांटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव है, प्रॉफिट शेयरिंग, यही सामने से प्रॉफिट में शेयर दिया जा रहा है, प्रीक्विजिट्स नहीं है भाई, प्रोडक्टिविटी लिंकेज बेस्ड सिस्टम नहीं है, को पार्टनरशिप भी नहीं, तो क्या है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग, समझ में आ रहा है। तो यहां पर एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग इज द राइट आंसर। आगे अगर देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, सिक्योरिटी नीड्स है भाई, लेकिन इसका देखो यहाँ परमानेंट एम्प्लॉइज, देख लीजिए परमानेंट एम्प्लॉइज रख दिया गया, ठीक है। कंफर्मिंग हिज परमानेंट एम्प्लॉइज आइडेंटिफाई द नीड ऑफ हर्स बीइंग फुलफिल्ड। तो हम लोग क्या एक ही वर्ड पकड़े, अगर उसको हमेशा डर लगा रहेगा कि भाई कभी भी कंपनी मेरे को निकाल देगा, इनफॉर्मल नहीं, तो फिर उसको सिक्योरिटी नीड्स नहीं है भाई, फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी होता है, जो कि सेकंड होता है मास्लो नीड ऑफ हिरार्की में, ठीक है। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड के बाद आपकी सिक्योरिटी नीड्स होती है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बिलोंगिंग, उसके बाद फिर आपको स्टीम, उसके बाद फिर आपको स्टीम, उसके बाद बिलोंगिंग, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, देख रहे हो। आगे देखो, इफ द जॉब इनरिचमेंट, अब क्या बोला गया, ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। एक नंबर पे कभी कभी ट्रू एंड फॉल्स पूछ लिया जाता है, ठीक है। इफ द जॉब्स आर इनरिच्ड एंड मेड इंटरेस्टिंग, द जॉब इटसेल्फ बिकम द सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू द एम्प्लॉइज। ट्रू है, सिंपल सी बात। अगर जॉब को इंटरेस्टिंग बना दिया जाए या इस तरीके से काम करने का माहौल है कि वहां पर भाई जो लोग काम कर रहे हैं उनको, जैसे बोला जाता है ना कि अगर बिजनेस आप पढ़ रहे हो तो एज अ बिजनेसमैन आप पढ़ने की कोशिश करो ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले। हाँ ठीक है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, तो कुछ नहीं है। आगे देखो भाई थोड़ा सा, ये वाला ट्रू एंड फॉल्स है, इसको भी देख लेना। ये वाला देखते हैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। बैरियर, बैरियर इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर? बैरियर मतलब रुकावट। हाँ, कम्युनिकेशन जब करते हैं उसमें बहुत सारी रुकावट होती है ना भाई, तो वो एक तरीके से नहीं होना चाहिए कभी भी। बैरियर अच्छा नहीं होता कोई भी कंपनी के लिए, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, क्या बोला गया, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। उसको साइकोलॉजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर। तो सबसे पहले देखो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहां से रिलेटेड है, फैक्टर्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
अथॉरिटी रिलेशन एंड एक्ट एज ए बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो 1 का बी होगा, हाँ या ना। कैसे पहचाने? जो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर कहाँ होगा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में होगा, सिंपल सी बात है। दूसरा अगर देखो साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होगा भाई? साइकोलॉजिकल बैरियर जो दिमागी रूप से है, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। पर्सनल बैरियर क्या होगा? पर्सनल फैक्टर से रिलेटेड है ना। हाँ, तो ये इधर होगा, तो ये यही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर पर्सनल, कभी कभी ना एक इंडिविजुअल इंसान का भी इमोशनल फैक्टर्स के रूप में काम कर सकता है, तो यहाँ इमोशनल फैक्टर एक्ट एज एन बैरियर भी हम तभी लगा पाए जब हम पर्सनल फैक्टर ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर में एक्सर्ट इन्फ्लुएंस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ हो गया सिमेंटिक बैरियर, मतलब रेफर्स टू एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग और डिकोडिंग। सिमेंटिक बैरियर होता है जब कोई बात आप बोलना चाह रहे हो जिसको, वो बात आपका समझ ही नहीं पा रहा, मतलब आपने लिख के कुछ पर्चा में दिया अपने सबऑर्डिनेट्स को कि भाई ऐसे से काम करना है, वो समझ ही नहीं पाया उस चीज, अब वो दूसरे तरीके से काम कर दिया। जैसे टीचर को समझाना चाह रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे, इसका मतलब वहां कौन सा बैरियर है? सिमेंटिक बैरियर। तो ये चारों बैरियर का डेफिनेशन भी आपको यहीं पर देखने को मिल गया, देख लो। तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, ये वाला भी है, तो इसको आप लोग आराम से देख सकते हो। इसके आगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। देखो 3 मार्क्स में क्या है भाई? रोहन वॉज वर्किंग ऑन अ डेली बेसिस। देखना, ठीक है, ध्यान से इसको देखना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़ा सा देखो। रोहन वॉज वर्किंग ऑन अ डेली बेसिस, मतलब वो डेली वर्कर था, दिहाड़ी वाला, हर दिन उसको कहीं ना कहीं काम करके पैसा को इकट्ठा करना पड़ रहा था। अब समझो यहाँ पर इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। मतलब क्या प्रॉब्लम थी? बेसिक नीड्स, मतलब बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स बोल सकते हैं कि उसका साइकोलॉजिकल जो नीड्स है, बेसिक कपड़ा, मकान, घर, वही एक तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है। यहां पर डिफिकल्ट है भाई। His son fell ill, मतलब उसका बेटा बीमार हो गया। He had no money for his daughter's treatment. अच्छा ये तो उल्टा हो गया, सन नहीं, यहाँ पर डॉटर लिख दो, ठीक है। डॉटर फेल इल एंड ही हैड नो मनी फॉर हिज डॉटर्स ट्रीटमेंट। टू मीट द ट्रीटमेंट ही पार्टिसिपेटेड इन अ साइकिल रेस। तो भाई कहीं साइकिल रेस चल रहा होगा जिसमें प्राइज मनी था, तो एक तरीके से वहां पर सोचा कि भाई मैं साइकिल का रेस में, फिल्मों में नहीं होता है कि बेटा बीमार है, कहीं पैसा नहीं मिल पा रहा, तो साइकिल रेस लड़ने चला गया, तो वो साइकिल रेस में चला गया। The cycle company offered him a permanent pensional job, which he happily accepted. Okay. इसका मतलब यहाँ पर अब identify the Maslow hierarchy needed, identify the need of Rohan satisfied by the offer of the cycle company by quoting the line. क्या बोला गया कि यहाँ पर आइडेंटिफाई करो मास्लो नीड ऑफ हायरार्की। उसका बेसिक साइकोलॉजिकल नीड पूरा नहीं हो रहा था, तो उसने एक ऐसा जगह देखा जहां पर साइकिल कंपनी ने उसको परमानेंटली रखा, मतलब ताकि उसका साइकोलॉजिकल नीड्स पूरा हो पाए और उसके साथ साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हाँ या ना, है कि नहीं? तो ये वाला जो लाइन है उसको हम लोग कोट कर सकते हैं यहाँ पर। तो डायरेक्ट लिखना साइकोलॉजिकल और क्या होगा, एंड सेफ्टी नीड्स, ठीक है, ऑफ मास्लो नीड ऑफ हायरार्की। मैंने यहाँ पूरा आंसर नहीं दिया है, ठीक है। तो ये नीड्स, ठीक है, इज बीइंग फुलफिल्ड एज पर द मास्लो नीड ऑफ हायरार्की एंड द लाइन कोटेड इन द अबव केस इज दैट, ये वाला यहां से यहां तक। तो ऐसा नहीं कि 3 नंबर में सिर्फ एक ही लाइन ऐसे लिख के आ जाना, ठीक है, क्योंकि वो सारा आंसर लिखना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ये चीजें आप समझ सकते हैं। आइडेंटिफाई द अदर 2 नीड्स फॉलोड बाय द अबव नीड्स। 2 नीड्स और कौन कौन से हैं? बिलोंगिंगनेस नहीं, उसके बाद बोला है कि एक साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स के बाद 2 नीड्स कौन कौन से होंगे, वो ये बोल रहा है, देख रहे हो। और दोनों नीड्स को क्या करो, एक्सप्लेन करो, समझ गए? यहां पर ऐसे चीजों को लेकर चलना, बिलोंगिंगनेस और सेल्फ एस्टीम लिख सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऊपर होगा। आगे देखो क्या बोला गया, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन टेक्निक। अलग अलग मोटिवेशन टेक्निक मेंशन है यहाँ पर। सबसे पहले देखो, नितिन हैज रिसेंटली अवॉर्डेड एम्प्लॉइज ऑफ द मंथ सर्टिफिकेट बाय हिज कंपनी। मतलब क्या, हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड एम्प्लॉइज ऑफ द मंथ। एम्प्लॉइज ऑफ द मंथ का अवार्ड उसको मिला कंपनी के थ्रू। तो कौन सा नीड हो गया भाई, एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन, आया ना, एम्प्लॉइज को रिकॉग्नाइज किया गया। मिस्टर रघुनाथ हैज बीन अलॉटेड 500 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट अ कंसेशनल प्राइस। तो उसने कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करा भाई, उसको कंसेशन के रूप में
जो है पार्टनरशिप नहीं, को पार्टनरशिप में 500 शेयर्स कंपनी को दे दिया गया, तो उसको अलाउंस नहीं होता कि उसके अलावा मतलब उसको कुछ पैसा दे देना चाहिए था, तो पैसा नहीं दिया है। प्रीक्विजिट्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे भाई, लेकिन यहां पर क्या किया गया, हैज बीन अलॉटेड, तो वहां पर वो भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, को पार्टनरशिप, लेकिन को पार्टनरशिप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर और लिख सकते हो ये भी कि हाँ को पार्टनरशिप ही सही है। हाँ तो शेयर्स है, तो शेयर्स एक तरीके से कहीं ना कहीं ओनरशिप को डिनोट करता है, तो पार्टनरशिप लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर याद रखना है। आगे देखो, प्रणव एंजॉय ऑटोनॉमी एंड अ पावर टू टेक अ इंडिपेंडेंट डिसीजन रिलेटेड टू द वर्क। उसको पावर है भाई कि कोई भी अपना डिसीजन ले सकता है, इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉइज को एम्पावर किया जा रहा है। यहां मोटिवेशन कैसे दिया जा रहा है, बाय एम्पावरिंग द एम्प्लॉइज, ठीक है, बाय एम्पावरिंग एम्प्लॉइज। आई बात समझ में। फिर मनोज गेट एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 2000 इन सैलरी, सैलरी में इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब पे और अलाउंस, इसका क्या होगा, पे एंड अलाउंस, ठीक है। यहाँ पे प्रीक्विजिट्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रीक्विजिट्स में क्या आता है भाई, जनरली मेडिकल, हाउसिंग, वो सब आता है, ठीक है, इसीलिए उसको वही को पार्टनरशिप पे लिखो जाता है। तो यहाँ पे एंड अलाउंस होगा। तो देख रहे हो, ये सब ना कहीं पर पढ़े हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये चीजें आपको दिमाग से ही आना चाहिए, और ये सब क्वेश्चन डिस्कस होने के बाद ही आता है, क्योंकि जब केस बेस्ड आता है ना, तब हमें अब कंफ्यूजन होता है बहुत सारी चीजें, तो ये चीज समझ के चलना है। द एजुकेशन ऑफ अ 2 चाइल्ड सिद्धार्थ बीइंग फाइनेंस्ड बाय द कंपनी, देख रहे हो क्या हो गया, अभी बताया मैंने, रिक्विजिट्स है ना, कि अगर आपको कंपनी के थ्रू हाउसिंग मिल रहा है, पेट्रोल का खर्चा मिल रहा है, बच्चों के एजुकेशन का पैसा मिल रहा है, वो सब। पीयूष हैज रिसीव्ड 20 लाख एज अ ग्रेचुइटी इन हिज रिटायरमेंट, मतलब जो एक्चुअल रिटायरमेंट मिला तो उसको रिटायरमेंट ही बोलेंगे, रिटायरमेंट पैसा मिलता है ना, ग्रेचुइटी अमाउंट बोलते हैं उसको। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ग्रेचुइटी बेनिफिट, या फिर उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो आपका पीएफ का पैसा कुछ कुछ काटते हैं ना कंपनी, जो बाद में आपको रिटायरमेंट पर पैसा देते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्या, रिटायरमेंट बेनिफिट। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। आगे मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूं बहुत सारे, आप देख सकते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी आइडेंटिफाई लीडरशिप स्टाइल कौन कौन से हैं भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं लीडरशिप। ईसा कंडक्ट अ मीटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस विथ अस इन ऑर्डर टू सीक देयर ओपिनियन इन वेरियस इश्यूज। तो क्या डेमोक्रेटिक, सबके साथ मिलकर डिसीजन को लिया जा रहा है भाई, क्या हो गया। ईसा ऑल्सो कंडक्ट अ मीटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस टू इन्फॉर्म हर सबऑर्डिनेट अबाउट अ टारगेट, टारगेट के लिए कोई बोला जा रहा है, तो क्या हो गया, ऑटोक्रेटिक, क्या ये टारगेट है, ये कंप्लीट करना है भाई हमें, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए, त्रिशा ऑल्सो अलाउज अ टीम हु सेट देयर ओन टारगेट फॉर अ मंथ ऑल्सो डिवाइज्ड या फिर एडवाइज या डिवाइज द वेज ऑफ अचीविंग, किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। ही बिलीव्स द कैपेसिटी ऑफ द टीम मेंबर, इसका मतलब क्या, फ्री रेंज भाई, हमें फ्री रेंज का मतलब आजादी दिया गया है, अपने हिसाब से आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो ये बात है जो कि समझ के चलना है भाई हमें, ठीक है। आगे अगर देखा जाए, ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा, मैं एक एक कर आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये वाला 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, यहाँ पर इसके हिसाब से आप एक एक कर पढ़ सकते हो। आंसर भी ये क्वेश्चन है विद आंसर, घर पे जाकर जरूर पढ़ा कीजिए, ये पूरा एक बड़ा सा है, ठीक है। क्या भाई, हाँ कितना बड़ा आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, तो ये सब सारी चीजें आपका, देखो ये वाला भी है, ये सब ना, ये सब जितने भी है मैं डिस्कस कराऊंगा एग्जाम से एक दिन पहले, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा जाए ढंग से। अभी पढ़ा दूंगा, पता चला जाएगा। इसको अभी अगर पढ़ के रखोगे, देख रहे हो, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, इस तरीके, तो आधा तो समय तुम्हारा यही पढ़ने में लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 32 का आंसर है ये, 33 है ये, 33 का आंसर है ये, ठीक है। 34 है, 34 का आंसर है ये देखो, खुल जा सिम सिम, हाँ देखो ये, तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो। तो आप लोग ऑनलाइन वाले भी आप यहाँ देख सकते हो आराम से, यहाँ एक बार पीडीएफ के थ्रू पर रीड कर लो ना, मजा आ जाएगा, तो पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाता है। जब आप 6 नंबर के, मान लो इसको पढ़ रहे हो, देखो यहाँ पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर क्या, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड बाय रजनी इन द एलिमेंट इन द अबव केस, तो यहाँ पर सारे चीजें, कौन से एलिमेंट है क्या नहीं,
देख रहा हूँ। और ये सब 6 नंबर वाले 4 नंबर, जब मैं एग्जाम से पहले एमसीक्यू डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा ये वाली चीजें 4 नंबर, ताकि उसमें सारी चीजें कवर हो जाए, ठीक है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।